बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सरसाइज 1.5 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास है कि लेट क्यू एक्स कॉमा वाई बी द स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इफ द डोमेन फॉर बोथ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यू। सही है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई, हमारे पास स्टेटमेंट जो है ना वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। सही है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी x पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव है। जब x जो है यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। सही है। और यहाँ y प्लस का है, यहाँ y माइनस का है, तो यहाँ पे जब ये देखिए यहाँ जीरो बच जाएगा और y जो है यहाँ पर माइनस का था पहले से, और ये y इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये भी माइनस का y हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। और मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी होगी तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस भी उधर चला जाएगा, तो y मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो मुझे इससे एक ये चीज पता चल गई, हमारे पास यहाँ पे जो y है ना वो 0 होगा, तभी ये स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास, ट्रू होगी। सही। x तो कुछ भी हो सकता है, x यहाँ पर अगर 2 हो, यहाँ पर 2 हो तो 2 से 2 चला गया। सही है। x कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो y होगा ना वो 0 होगा। ये आपने हर क्वेश्चन में अपना ये देखना है। इसका पार्ट ए हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है Q1, 1। अब x की जगह पे तो 1 आ गया, लेकिन y की जगह पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, जब भी हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन यहाँ पे 1 था, तो हम बोलेंगे हियर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0, Q1, 1 इज फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आगे Q2, 0, मैंने कहा ना x कुछ भी हो लेकिन सिर्फ y 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे y 0 है, तो हम यहाँ बोल देंगे here x goes to 0 and y goes to 0 since y is equal to 0, Q2, 0 is true। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक हो गया भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया फॉर ऑल y Q1, y। सही है। अब यहाँ पे क्या किसकी कंडीशन आ गई, फॉर ऑल की कंडीशन आ गई। सही। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट पूरी की पूरी लिख दी जब आप लोग के लिए। अब देखिए भाई, अगर फॉर ऑल y की बात करी जा रही है, x हमारे पास 1 है और y जो है वो हमारे पास y है। सही है। y क्या है, हमारे पास y दिया हो ना, इसका मतलब क्या है कि y जो है 0 होगा ओनली। सही है। लेकिन बात क्या बोली हुई, सारे के सारे y के लिए, लेकिन भाई y तो सिर्फ एक ही दफा 0 होगा ना, ज्यादा दफा तो 0 नहीं हो सकता। अगर y की जगह पे 1 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं फॉर ऑल का यहाँ पे क्या मतलब है, फॉर ऑल इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीजर्स y की अगर मैं बात करूं तो ये स्टेटमेंट गलत हुई ना। इसलिए फॉर ऑल का साइन आ रहा है, फॉर ऑल y Q1, y इज फॉल्स। अगर यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन नहीं लगी हुई होती, सिर्फ ये लिखा होता ना Q1, y लिखा होता, तो ये ट्रू होती, क्योंकि y जो है वो y के ही बराबर है और y हमें पता है 0 है, तो इस y की जगह मैं वैल्यू पुट करा सकता था 0। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फॉर ऑल का वर्ड यूज कर लिया। फॉर ऑल का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि फॉर ऑल इंटीजर्स y। सही है, जब भी फॉल्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे है कि देयर एग्जिस्ट x Q(x, 2)। सही। अब देखिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट x तो आ गया कि भाई x कुछ भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन y यहाँ पे 2 है, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा हमारे पास। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी पूरी की पूरी, ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। आगे चलते हैं। पार्ट ई हमारे पास है कि देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट y Q(x, y)। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की बात करें कि भाई x एग्जिस्ट करता है और y भी एग्जिस्ट करता है। सही है। अब y एग्जिस्ट करके मतलब क्या, y 0 है, y की जगह अगर मैं 0 लिखूंगा तो ठीक है। हाँ भाई, एग्जिस्ट का मतलब होता है कि एक दफा लाजमी आना। तो ये देखो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट x एंड y Q(x, y)। तो y मेरे पास y के बराबर है और y 0 के बराबर है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट y Q(x, y) इज ट्रू। ट्रू यहाँ पे क्यों, यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन नहीं आ रही y के लिए, मैंने बात बताई थी ना आपको। अगर फॉर ऑल की कंडीशन आएगी तो ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देयर एग्जिस्ट की कंडीशन आ रही है कि भाई कि y का एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है और वो क्या है, 0 है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गई फॉर ऑल x। अब यहाँ भी देखिए ये भी आपके पास ट्रू होगा। वजह क्या, कि हमारे पास x भले कोई सा भी इंटीजर हो, x से हमें कोई भी ले लेना, x सारे इंटीजर में से कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन देयर एग्जिस्ट y, y सिर्फ 0 होना चाहिए, y के साथ सिर्फ क्या, देयर एग्जिस्ट का ही सिंबल लगा होना चाहिए। इसलिए देखिए ये आपके पास ट्रू आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसके अंदर भी देखिए देयर एग्जिस्ट y लिखा हुआ है और फॉर ऑल x लिखा हुआ है, तो इसमें भी ये ट्रू ही होगा। सिर्फ इन्होंने ऊपर वाले की वैल्यूज को आगे पीछे करा और कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर भी ट्रू आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए
यहाँ पे फॉर ऑल वाई आ गया, मैंने बात बोली थी आपको, जहां पे फॉर ऑल वाई के लिए आ जाए कि भाई सारे के सारे इंटीजर्स वाई के, सारे के सारे नहीं है ना भाई, सिर्फ जीरो, हमें वाई को जीरो लेना है, हर हाल में वाई को जीरो लेना है हमने यहाँ पे, सही है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट आई है, वो भी फॉल्स होगा, सही है, तो वो आप खुद देख ले, फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन आ रही। होप समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट इफ द डोमेन फॉर ऑल वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर लिखा हुआ है कि फॉर ऑल n देयर एग्जिस्ट m और n स्क्वायर जो है आपके पास लेस देन m है, यानी कि मिसाल तौर पर m जो है वो बड़ा है किससे, n स्क्वायर से। ठीक हो गया भाई। अब ये देखें, यहाँ बात बोलिए फॉर ऑल इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स n है, n भी इंटीजर है आपके पास और m भी कोई ना कोई इंटीजर है, और देयर एग्जिस्ट इंटीजर m, सही। अब मिसाल के तौर पे मैं n की जगह पे 2 ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, 2 का स्क्वायर, सही है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसकी जगह मैं 6 ले लेता हूँ m की जगह पे, क्योंकि m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है आपके पास, तो ये हो गया 4, और ये देखें 4 क्या, लेस देन 6। ठीक होगी बात, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई, ट्रू हो गई, सही है। और अगर यहाँ पर ये बात बोली हुई होती कि फॉर ऑल इंटीजर n और फॉर ऑल इंटीजर m, तो ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। वजह क्या फॉल्स होने की है भाई, हर दफा जो है ना ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, कभी कभी ट्रू होगी ये स्टेटमेंट, ठीक है, सही हो गया भाई, समझ आ गई होगी बात आपको। अच्छा जी, अब उसके बाद ये देखें, हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि देयर एग्जिस्ट n फॉर ऑल m, n जो है वो लेस देन किससे होगा, m स्क्वायर से होगा, सही। अब मेरे पास के कुछ इंटीजर्स इस तरीके के होंगे जो m स्क्वायर से छोटे होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे छोटे किस तरह होंगे कि अगर मैं n स्क्वायर की जगह पे -1 रख देता हूँ, -1 ही मेरे पास कह रहा है इंटीजर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करी, तो -1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा, सही है। और मैं m की जगह पर भी -1 रख देता हूँ और इसका स्क्वायर है ना, तो ये देखें -1 जो है वो लेस देन ही होता है ना 1 से, तो बात समझ में आ गई, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है फॉर ऑल n देयर एग्जिस्ट m, n प्लस m इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखिए बात क्या हो रही है, हमें सिर्फ ये समझना है कि भाई सारे के सारे n इंटीजर्स के लिए एक m एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाए, n प्लस m इक्वल्स टू 0 आ जाए। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सही। अब अगर मैं स्टेटमेंट को देखूं, स्टेटमेंट को देखते हुए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं m इज इक्वल्स टू n, यहाँ पे ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब मैं इस इक्वेशन के अंदर m की जगह में जब माइनस n पुट कराऊंगा, n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का n, तो आंसर आपको 0 मिलेगा। बात समझ में आ गई, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। आसान से समझ में आ रहा होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका ध्यान में रखना आप लोगों ने। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया भाई, इसके अंदर है कि देयर एग्जिस्ट n फॉर ऑल m, सही है, n m इज इक्वल टू m के बराबर आ जाएगा, सही, कि हम कोई ना कोई ऐसा देयर एग्जिस्ट की जब भी बात हो जाए ना, तो n कभी कभी ऐसा आएगा और फॉर ऑल m की कंडीशन के लिए ये होगा हमारे पास ना। तो अब ये देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास जो है कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, n की जगह पर मैं 1 ले लेता हूँ, देखिए, और होगा यही हर दफा कि देयर एग्जिस्ट n आ गया ना, अगर मैं 1 के अलावा कोई और नंबर लूँ ना, तो m वापस नहीं आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे n देयर एग्जिस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर यहाँ पे फॉर ऑल लिखा होता ना, तो ये फॉल्स हो जाता। ये ट्रू किस तरह हो रहा है कि अगर मैं n की जगह पे जब भी 1 रखूंगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी कि हमेशा m मेरे पास वापस आ जाएगा, सही है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन लगी हुई होती, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि भाई एक दफा तो लाजमी है, सही है। अगर फॉर ऑल की कंडीशन लगी हुई होती कि भाई हर दफा, तो ये फॉल्स होता, लेकिन यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की लगी हुई, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। कि हम जो है, अब इस स्टेटमेंट के अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि n यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, और m कुछ भी हो सकता है, जब ये स्टेटमेंट आपके पास वैलिड होगी कि भाई n को आप मल्टीप्लाई कराएंगे m से, यानी कि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा से वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई आपके पास, ट्रू हो गई, सही। होप समझ में आ रही होगी मेरी बात। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सही है। अब ये देखिए हमारे पास एक और आ गई, इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट n और देयर एग्जिस्ट m,
एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5। सही है। अब ये स्टेटमेंट मेरे पास आ गई। अब आप लोग बोलेंगे यार सारी की सारी ट्रू ही आ जा रही है, क्या चल क्या रहा है माजरा ना। तो भाई इस तरह होता है कभी कभी ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की बात आ रही है। देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है, कभी कभी। तो हमने कोई ऐसे दो नंबर यहाँ पे लेकर आने हैं कि आपके पास आंसर 5 आ जाए। क्या इस तरह हो सकता है? अगर थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे, इस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं n की जगह पे 1 ले लेता हूँ, 1 का स्क्वायर आ गया। सही है। इस तरीके से m की जगह पे मैं 2 ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब ये देखें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, दोनों को हमने कर दिया ऐड, 5 आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना भाई। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। हाँ, मैं वही बात दोबारा आपको रिपीट करूंगा, आपने स्टेटमेंट को समझना है कि अगर यहाँ पे फॉर ऑल लिखा हुआ होता तो ये आपके पास क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो इसका आंसर क्या निकला हमारे पास, ट्रू निकला कि भाई ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब आप बोलेंगे सर सारी की सारी ट्रू निकलती थी यार, अब क्या करें भाई, दोनों दी हुई इस तरीके से। सही है भाई, ये भी आ गई आपके पास ट्रू आ गई, क्या पता अगली फॉल्स हो आपके पास। ये देखिए जिस तरीके से आ गई ना अगली फॉल्स, इस तरह से मैंने देखते ही बता दिया कि भाई अगली फॉल्स होगी। वजह क्या है, क्या बोला कि देयर एग्जिस्ट एन और देयर एग्जिस्ट एम, जिसके अंदर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो है 6 के बराबर आ जाए। भाई आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर रख लो एन की जगह पे, उसको स्क्वायर करो, और कोई भी इंटीजर आप एक आधा उठा लो एम का, उसका स्क्वायर करो, कभी भी आंसर 6 नहीं आएगा। वजह क्या, यहाँ पे अगर आप एन की जगह पे 1 लेते हो, 1 ही ले सकते हो ना, और यहाँ भी 1 लेते हो, तो 1 और 1 को ऐड करके तो 2 आएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 लेते हो, 2 का स्क्वायर लेते हो, तो वो 4 हो जाएगा। 4 के अंदर 1 ऐड करोगे तो 5 आंसर आएगा। और अगर यहाँ भी 2 ले लोगे तो 8 आंसर आ जाएगा, 6 नहीं आएगा। इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। कि भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ना कभी। एग्जिस्ट का मतलब होता है कि भाई एक आधी दफा आ जाना, ये तो एक आधी दफा भी नहीं आता। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, फॉल्स आ गया। अब इसमें हमारे पास जो है पार्ट जी में देयर एग्जिस्ट एन देयर एग्जिस्ट एम। देयर एग्जिस्ट मतलब होता है कि भाई एक दफा भी आ जाना ना। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए कि भाई ये भी ट्रू आए और ये भी ट्रू है। क्योंकि एंड का मतलब यही होता है ना कि दोनों ट्रू होंगे तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। सही, तो दोनों का ट्रू होना क्या होगा, लाजमी है। एंड का ऑपरेटर लगा हुआ बीच में। सही है। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सही है, सॉल्व करके हमें वैल्यूज भी पता चल जाएंगी कि भाई ये और ये भी पता चल जाएगी ट्रू है नहीं है। ठीक है, अब देखें, अगर मेरे पास ये दो स्टेटमेंट है, यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाए एम प्लस हो जाएगा। तो मैंने ले लिया एन जो है वो किसके बराबर है, एम प्लस 1 के। या फिर अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको डायरेक्ट ठीक कर देता हूँ। ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा समझ। अब ये यहाँ पे 1 मौजूद था, 1 आ गया, एम इधर क्या था नेगेटिव, उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक हो गया भाई। अब ये वाली जो इक्वेशन थी ना, यहाँ पे मैं इस n की जगह पे क्या पुट कराऊंगा, 1 प्लस एम पुट करा दूंगा। तो देखिए n की जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस एम आ जाएगा। उसके बाद ये m प्लस का पहले से लिखा हुआ था, प्लस का m आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। ये दोनों m और m सेम ऐड हो जाएंगे, 2m हो जाएगा ये। सही है। और आपके पास ये 1 उधर जाके जब माइनस हो जाएगा 4 से, तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे m, 2 मल्टीप्लाई और उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m आ जाएगा मेरे पास 3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस 3/2 को मैं यहाँ पे पुट कराऊं, यहाँ आपकी मर्जी कई बार पुट करा के n की वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। सही है, जल्दी जल्दी करते हैं हम। n की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 लिखा, और इसके अंदर मैंने पुट करा दिया 3/2, m की जगह पे मैंने पुट करा दिया। सही है। एलसीएम लेंगे, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हैं। सही है। अब n मेरे पास निकल कर आ गया 5/2। सही है। और m मेरे पास निकल कर आ गया 3/2। सही है। अब मैंने देखना है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे या नहीं कर रहा। अब ये देखिए यहाँ पे n की जगह पे अगर मैं पुट कराया तो 5/2, 5/2, फिर प्लस m की जगह पे क्या पुट करा दूंगा, 3/2। सही है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 नीचे वैसा का वैसा ही रहेगा, ये दोनों सेम है। और 5 और 3 ऐड होके 8 हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 1 2 और 2 4 साइड। ठीक हो गया। तो ये देखिए आंसर हमें 4 मिल गया। तो ये तो ट्रू आ गया। अब इसको अगर चेक करना चाहें हम, 5/2 माइनस n की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे m की जगह पे 3/2 आ जाएगा। 5 में से जब 3 जाएंगे 2 बचेगा, नीचे भी 2 आएगा, ये दोनों 2 सेम है। 2 1 2 2 1 तो 1 आ गया। यानी कि हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। होप समझ में आ गई होगी ये बात भी आपको। सही है।
थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट था, तो इसकी हमारे पास ये स्टेटमेंट में क्या हो गई, ट्रू हो गई। जल्दी से यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक हो गया भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हमारे पास आ गया है एच आ गया। सही, एच के अंदर हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एच पे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि देयर एग्जिस्ट एन, देयर एग्जिस्ट एम, एन प्लस एम इज इक्वल्स टू 4 एंड एन माइनस एम इज इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये सेम ऊपर वाला सवाल अभी हमने प्रूव करा ना, इसी के ऊपर ही हमने क्या प्रूव करा है, इसके ऊपर जिस तरीके से इसके अंदर प्रूव करा उसी तरीके से हम इसके अंदर प्रूव करेंगे, और जो आंसर आपको मिल जाए वो आप लिख दीजिएगा इसके अंदर, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अगर फॉल्स आएगा फॉल्स लिख दीजिएगा, ट्रू आएगा तो ट्रू। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस आप लोगों को, कुछ खुद से करेंगे ना तो ज्यादा आसानी होगी। सही, चलते आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 था, वो भी सेम इसी तरीके से सॉल्व हुआ है, जिसमें मैं बस डायरेक्ट उसके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर दिए कि भाई ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई ना कोई कंफ्यूजन आपको आ रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा बात, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको ये समझा दूंगा वहीं पर ही, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं रिप्लाई भी जल्दी कर देता हूँ कमेंट के अंदर। कभी कभार जब मसरूफ होता है बंदा तो रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरी की जल्दी रिप्लाई दे दूं आप लोगों से। ये इसके बकाया के सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो की तरह चलता है, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।